नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव गोयल है और मैं लामुक्स इन्वेस्टमेंट्स की तरफ से मार्च 2022 की न्यूज़लेटर पैसा वसूल लेके आपके सामने आया हूँ। हम लोग सबसे पहले इस मार्च के महीने में दुनिया भर की खास खास घटनाओं के ऊपर जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करेंगे, जहां पर हमने पहली बार कुछ अर्ली साइंस देखे हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट का एंड हो पाएगा, जिसकी वजह से दुनिया भर के तमाम स्टॉक मार्केट्स में पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ। ग्लोबल मार्केट्स चाइना को छोड़कर सब जगह हमने देखा कि शेयरों में काफी तेजी आई और जो कमोडिटी प्राइसेस जो काफी बढ़ चुके थे उनके अंदर थोड़ी बहुत नरमी आई। हमने एक और चीज जो खास देखी, ये देखा कि कोविड जो है अब वो धीरे धीरे करके खत्म होता जा रहा है। खत्म कहना वैसे एक तरह से गलत होगा, लेकिन हमने ये देखा है कि अभी भी थोड़े बहुत जो वेरिएंट्स इसके आ रहे हैं उनका इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है जो पहले वाले कोविड वेरिएंट्स थे। फेडरल रिजर्व, जो कि अमेरिका का मेन सेंट्रल बैंक है, उसने मार्च के महीने में पहली बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाए और उनकी जो बात करने का तरीका था वो हॉकिश था, जिसका मतलब है कि उनको काफी चिंता हो रही है महंगाई बढ़ने की। अमेरिका में आप नोटिस करेंगे कि पिछले एक साल में इकॉनमी जो है बहुत तेजी से ग्रो करी है। कोविड के बाद से वहां पे निरंतर एम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ता जा रहा है और लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट की इतनी समस्या नहीं हो रही है। होम सेल्स भी काफी बढ़ रही हैं और जो अमेरिका की कंपनियां हैं वो रिकॉर्ड प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं, जिसके कारण महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है। अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने इसलिए डिसाइड किया है कि इंटरेस्ट रेट या ब्याज दरों को बढ़ाएंगे ताकि वो बढ़ती महंगाई पे काबू पा सकें। हमने एक और चीज वहां पर देखी जो यील्ड कर्व होता है, जो ये दिखाता है, दर्शाता है कि अमेरिका में किस साल कितने सालों के अंतर पर कितना यील्ड चल रही है, यानी ब्याज दर का क्या प्रभाव है वो देखने को मिलता है यील्ड कर्व से। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि 2 साल की ब्याज दरें 10 साल की ब्याज दरों से ज्यादा हो गई हैं। इसे इन्वर्जन ऑफ यील्ड कर्व बोला जाता है और जिसकी वजह से कुछ इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि एक साइन होता है कि अमेरिका में रिसेशन बहुत जल्दी आ सकता है। अगर अमेरिका में रिसेशन आएगा तो इसका प्रभाव पूरी दुनिया पे पड़ता है और अगर अमेरिका में रिसेशन होगा तो पूरी दुनिया में भी रिसेशन होगा, ऐसा माना जाता है। हालांकि इसके बारे में कोई फैक्ट नहीं है कि ये अगर यील्ड कर्व इन्वर्ट हो गया है तो रिसेशन जरूर होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है और इस चीज को देख के हमें अब आगे इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। जहां एक तरफ अमेरिका अपनी ब्याज दरें बढ़ा रहा है, वहीं पर चाइना और जापान फिस्कल स्टिमुलस अपनी इकोनॉमी को दे रहे हैं, यानी कि वहां पर ब्याज दर या तो कम हो रही है या उनकी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए वहां के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो जो हैं अपनी इकोनॉमी में अतिरिक्त पैसा बांट रहे हैं या पैसा देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट आ सके। अमेरिका की तरह ये वाली इकोनॉमी इतना अच्छा नहीं काम कर रही है, खासकर चाइना की इकोनॉमी थोड़ा स्ट्रगल कर रही है। हमने ये भी देखा कि मार्च के महीने में चाइना का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई, जो ये दिखाता है कि वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी चल रही है, वो 50 की दर से नीचे पहुंच गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस तरह से यह ऐसा ही चलता रहा वहां पर, तो जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो जाएगी और जिसकी वजह से पूरी दुनिया को नुकसान होगा। हम लोग सब जानते हैं
कि चाइना में जो है, चाइना दुनिया की एक फैक्ट्री है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग शायद दुनिया के मुकाबले, दुनिया में किसी भी और देश के मुकाबले सबसे ज्यादा होती है। और वहां पर अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है और काम ठीक से नहीं हो रहा है, फैक्ट्रीज ठीक से नहीं चल रही हैं, तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। ये चार्ट्स यूएस स्टॉक मार्केट के हैं और इसमें हम ये देखेंगे कि पिछले 1 महीने और 3 महीने और 1 साल में अमेरिका के मुख्य स्टॉक इंडाइसेस, डाउ जोन्स, नैस्डैक जो टेक्नोलॉजी क्षेत्र से है, S&P 500 जिसमें 500 कंपनियां हैं, और रसल 2000 जिसके अंदर 200 कंपनियां हैं, उनका उनका उन्होंने कैसा काम किया पिछले 1 महीने, 3 महीने और 1 साल में। पिछला 1 महीना यानी कि मार्च के महीने में ये सारे इंडाइसेस ने बहुत अच्छा काम किया। जब अगर आप नैस्डैक की परफॉर्मेंस देखें तो उन्होंने ऑलमोस्ट 5% के बराबर की रिटर्न उसमें जनरेट हुआ। अगर हम 3 महीने के क्षेत्र पे जाएं तो 3 महीने में देखेंगे कि सारे इंडाइसेस जो हैं नेगेटिव थे, पर 1 साल में ये सारे इंडाइसेस अदर देन रसल 2000 उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी है। इसी तरह से अगर हम सारे ग्लोबल मार्केट्स की परफॉर्मेंस को देखें तो ये नजर आएगा कि चाइना और हांगकांग मार्केट्स को छोड़ दें तो सभी मार्केट्स ने पिछले महीने और साथ के साथ पूरे साल भर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा है। अगर हम यूके की यानी कि ब्रिटिश इकोनॉमी की बात करें तो ऑलमोस्ट 12% का रिटर्न वहां के मुख्य शेयर बाजार में आया है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया का इंडेक्स ने भी 10% का रिटर्न दिया है, जबकि हांगकांग के इंडेक्स ने 24% नेगेटिव रिटर्न पिछले 1 साल में दिया है। हम ये भी देखेंगे कि पिछले 1 साल में अगर हम राइट वाला चार्ट देखें, कमोडिटीज से रिलेटेड ये चार्ट है, और ये एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है क्योंकि पिछले 1 साल में सारी कमोडिटीज बहुत तेजी से भागी हैं। अगर हम ब्रेंट कच्चे तेल की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 65% का ग्रोथ उसमें देखने को मिला है। कोल जिससे इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है, वो ऑलमोस्ट 170% की ग्रोथ आई है। हमने ये भी देखा कि जैसे जैसे स्टॉक मार्केट ने मंथ ऑफ मार्च में अच्छा परफॉर्म किया, उसी तरह से कुछ कमोडिटीज थोड़ा बहुत ठंडा भी हुई हैं। और अगर ऐसे ही ट्रेंड चलता रहा, और हमें ऐसी उम्मीद है कि ये कमोडिटीज आने वाले समय में कॉन्फ्लिक्ट के बाद बहुत तेजी से नीचे आएंगी। हमने ये भी देखा कि पिछले 1 साल में करेंसीज जो हैं, उसमें जो है यूएस करेंसी, यूएस डॉलर जो है वो काफी मजबूत हुआ है। जहां तक इंडिया की बात करें तो मार्च के महीने में इंडिया में स्टॉक मार्केट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। निफ्टी जो यहाँ का हमारा मेन बेंचमार्क इंडेक्स है, वो करीब 6% ऊपर बढ़ा। बैंक निफ्टी 4% बढ़ा। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स वो 5.5% ऊपर गया, और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स जो है करीब करीब 5% ऊपर बढ़ा। ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है इंडियन स्टॉक मार्केट में पिछले 1 महीने में। हम लोग ये भी देखेंगे कि हमने पहली बार नोटिस किया कि मार्च के महीने में आखिरी समय में एफआईज जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो जो हैं बहुत सेलिंग करने के बाद वापस उन्होंने हमारे बाजारों में थोड़ी बहुत परचेजेस करी हैं। पिछले 6-7 महीने से अगर आप नजर डालें तो वो लगातार हमारे मार्केट से बिकवाली कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम देखा है तो पूरे 1 साल में, वित्तीय वर्ष 21-22 में, उन्होंने करीब 1.1 लाख करोड़ रुपए इंडियन मार्केट से निकाले हैं। इसके बावजूद हमारे स्टॉक मार्केट्स ने पिछले 1 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उसकी एक खास वजह है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने हमारे मार्केट में अच्छी अच्छी खरीदारी करी है, जिससे हमारे मार्केट्स में फर्क नहीं पड़ा है। हमने ये भी देखा कि इंडिया में जीएसटी कलेक्शन मार्च के महीने में लगभग 1.42 लाख करोड़ के थे। ये पिछले साल मार्च के मुकाबले 15% ज्यादा है, और किसी भी महीने में इससे ज्यादा आज तक कलेक्शंस नहीं हुए। और ये दर्शाता है कि इंडिया की
जो रेवेन्यू कलेक्शंस हैं वो बहुत अच्छे स्तर पर हैं, टैक्स कलेक्शंस बहुत अच्छे हो रहे हैं और ये इकोनॉमी को इनडायरेक्टली बहुत बेनिफिट करते हैं। हमने ये भी देखा कि पिछले मार्च के महीने में जो 5 इंडिया के स्टेट्स में इलेक्शंस हुए थे और खासकर उत्तर प्रदेश में जो कि इंडिया का सबसे पॉपुलस स्टेट है, वहां पे रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए और इन 5 में से 4 स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी जो कि रूलिंग पार्टी है इंडिया की, उसने जीत दर्ज करी, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट हमारे स्टॉक मार्केट में निश्चित तौर पर आया है। नए सेक्टर्स की जहां तक बात करेंगे तो हमने ये देखा है कि नए सेक्टर्स में इंडिया में खासकर बहुत बदलाव हो रहे हैं और पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं और इसी कड़ी में हमने ये देखा कि मारुति सुजुकी ने एक अनाउंसमेंट किया कि वो करीब 10,440 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया में, जिसके अंतर्गत वो एक इलेक्ट्रिक कार और बैटरी की एक फैक्ट्री गुजरात में बनाएंगे। इसके अलावा मारुति के अलावा बाकी जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं जैसे टाटा, ह्यूंडई, उन्होंने भी अपनी काफी इन्वेस्टमेंट्स की तैयारी कर रखी है और लगभग ये उम्मीद करी जा रही है कि इंडिया में 40,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अगले 6 सालों में होगा। एक नजर भारतीय इंडाइसेस के शेयर मार्केट्स की तरफ। पिछले 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के चार्ट्स हैं। इसमें 4 इंडेक्स दिखाए गए हैं। निफ्टी 50 जो हमारा मेन इंडेक्स है, ये 50 कंपनियों का बना होता है। इसमें हमने देखा कि पिछले एक महीने में, मार्च के महीने में 5.86% की बढ़ोतरी हुई है। पूरे 1 साल में करीब 19% बढ़ा है। जो बैंक निफ्टी है वो 4% बढ़ा है। इसके अंदर यूजली बैंकिंग स्टॉक्स होते हैं और ये भी एक इम्पोर्टेंट इंडेक्स होता है। ये दर्शाता है कि हमारे बैंक्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। 1 साल में बैंक निफ्टी ने करीब 9% का रिटर्न दिया है, जो निफ्टी 50 से कम है, लेकिन खराब परफॉर्मेंस नहीं कही जा सकती है। निफ्टी मिड कैप, जो मिड कैप कंपनी उसका इंडेक्स बना हुआ है, उसके अंदर करीब 100 शेयर्स होते हैं। वो उसने भी मार्च के महीने में ऑलमोस्ट 5.6% का रिटर्न दिया, जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। पूरे 1 साल में, वित्तीय वर्ष 21-22 में 25% का रिटर्न आया है। स्मॉल कैप ने सबसे अच्छा किया है, 1 साल में 28% का उसने रिटर्न दिया है। ओवरऑल इंडियन इंडाइसेस ने पूरे साल में बहुत अच्छा किया है और मार्च का महीना खासकर बहुत अच्छा रहा है। अगर हम मेन सेक्टर्स की बात करें तो हम देखेंगे कि मीडिया, रियलिटी, मीडिया क्षेत्र, रियलिटी, रियल एस्टेट क्षेत्र और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में की जो कंपनियां हैं उन्होंने खासकर बहुत अच्छा किया पिछले महीने में। और अगर हम साल भर की परफॉर्मेंस देखेंगे तो मेटल्स, मीडिया, आईटी क्षेत्र और कमोडिटीज, एनर्जी, इन सब ने और रियल एस्टेट ने बहुत अच्छा किया है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने भी करीब 26% का रिटर्न दिया है, जो बहुत अच्छा रहा है। प्राइवेट बैंक्स ने इतना अच्छा नहीं किया पब्लिक सेक्टर बैंक्स के मुकाबले, लेकिन ओवरऑल इंडियन मोस्ट ऑफ द इंडियन सेक्टर्स जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। एक नजर अगर हम इस तरफ डाल के देखें कि आने वाले समय में क्या होगा और अगर हम ये कोशिश करें कि हम एक इंटेलिजेंट गेस कर सकें कि अगले आने वाले 3 से 6 महीने या साल भर के अंदर क्या क्या मेन मेन बदलाव हो सकते हैं और जो हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट कर सकते हैं पॉजिटिवली या नेगेटिवली, उनके बारे में हम लोग अपनी समझ के हिसाब से कुछ प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं। पहली प्रेडिक्शन ये है कि हमें लगता है कि जो ये रशिया यूक्रेन का विवाद चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, ये अगले 3 से 6 महीने में रिजॉल्व हो जाएगी और हमें ये उम्मीद है कि पुतिन जो है रशियन प्रेसिडेंट, उनके लिए वो थोड़ा फंस गए हैं कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। अब उनको शायद समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है, उनको वापस होना है, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि वो इमीडिएटली यूक्रेन के ऊपर पूरा कब्जा कर पाएंगे। अभी भी कोई मेजर सिटी यूक्रेन में वो पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाए हैं। इस बीच में वेस्टर्न कंट्रीज और नेटो कंट्रीज की सहायता की वजह से यूक्रेन में उन्होंने काफी वेपन्स आ चुके हैं इनडायरेक्टली, और वहाँ पे जो सिटीजन्स की सहायता से जो उन्होंने
एक गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू किया है, छुप छुप के अटैक करते हैं, जिसकी वजह से रशिया को वहां पे खासी मशक्कत करनी पड़ रही है यूक्रेन पे कब्जा करने के लिए। और अब एक तरीके से पुतिन वहां पे फंस गए हैं। उन्होंने शायद सोचा था कि वो जल्दी से कब्जा वहां पे करके और वहां पे उनका बहुत वेलकम होगा, सारे यूक्रेन के लोग उनको वेलकम करके और वहां पे को पपेट गवर्नमेंट बिठा देंगे वहां पे और उनके सारे ऑब्जेक्टिव्स मीट हो जाएंगे। बट अब ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा और उनको वहां से यूक्रेन से वापस आना पड़ेगा। तो हमें लगता है कि अगले 3 से 6 महीने में उनकी सेनाएं यूक्रेन से वापस आ जाएंगी। उनको एक ग्लोबल फोरम पे और रशिया की डोमेस्टिक फोरम में वहां पे उनको काफी नुकसान सहना पड़ेगा। पॉलिटिकली भी उनके लिए कष्टकारी पीरियड रहेगा, लेकिन वो फिर भी अपने आप की अपनी कुर्सी को बचा पाएंगे। एक और इस कॉन्फ्लिक्ट का एक और बहुत बड़ा आउटकम ये होगा कि पूरा दुनिया जो है दो दिशाओं में चला जाएगा। एक दिशा जिसमें एक 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 साइड पे रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज होंगी और दूसरी तरफ यूएस, नेटो कंट्रीज और कुछ और कंट्रीज मिलके एक तरफ हो जाएंगी। दो तरह के ग्रुप्स बन जाएंगे और हर चीज में कुछ ना कुछ झगड़े वगड़े चलते रहेंगे छोटे छोटे, जिसकी वजह से ओवरऑल एनवायरनमेंट जो है अच्छा नहीं रहेगा। हम ये भी देखेंगे कि अक्रॉस द वर्ल्ड जो डिफेंस बजट्स हैं, जो सेना के बजट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज में, वो सब काफी बढ़ जाएंगे और बहुत सारे देश जो हैं न्यूक्लियर अपने न्यूक्लियर शस्त्र अपने कंट्रीज में का इकट्ठे करेंगे और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो थी उससे बाहर आ जाएंगे। हमारी बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंडिया को बहुत धमकियां दी हैं कि हम आपके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देंगे, क्योंकि हमारी कंट्री इंडिया ने चाइना के ऊपर काफी डिपेंडेंट रहती है। सेना में जो अस्त्र शस्त्र आते हैं हम लोग काफी हद तक रशिया से इंपोर्ट करते हैं और इस वजह से हम लोगों ने हम लोग की डिपेंडेंस रशिया के ऊपर है। अभी आत्मनिर्भरता की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन हम अभी आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं। और अगर रशिया हमें सपोर्ट नहीं करेगा तो हमें बहुत खासी दिक्कत आ सकती है अपने वेपन्स के लिए। इसलिए इंडिया ने इस बार अपना सेल्फ इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए रशिया की इस निंदा नहीं करी इस पूरे प्रकरण के दौरान। और वेस्टर्न वर्ल्ड ने इस चीज के नोटिस करते हुए इंडिया को काफी धमकियां दी कि हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा सकते हैं। लेकिन ये बात बहुत क्लियर है कि वेस्टर्न वर्ल्ड सिर्फ धमकी दे रहा है। इंडिया एक बहुत बड़ा ग्लोबल प्लेयर है आज की डेट में। इंडिया की डेमोग्राफिक्स बहुत फेवरेबल है, यंग पॉपुलेशन है और बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी कंज्यूमर कंट्री है इंडिया। इंपोर्ट करती है ग्लोबली, एक्सपोर्ट करती है मैन पावर को। तो और साथ में एक हम लोग अच्छा खासा एक मिलिट्री सुपर पावर हैं। तो सैंक्शन सिर्फ ये धमकी है, एक्चुअली कुछ होगा नहीं। तो इस बात से हम लोगों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सिर्फ धमकियां हैं, हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से काम करें और ये कोई खराब बात नहीं है। ऑयल प्राइसेस जो आज की डेट में ऑलमोस्ट $110 के आसपास घूम रहे हैं, ये हमारे कंट्री इंडिया के लिए खासकर नुकसानदायक है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 85% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जितनी है हम लोग वो इंपोर्ट करते हैं, हमें बाहर से लेना पड़ता है क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट तेल नहीं है अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। जब भी ऑयल ऊपर की तरफ भागता है उससे हमारी जीडीपी ग्रोथ पे बहुत फर्क पड़ता है, अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ता है। पर हमें ऐसा लगता है कि जैसे ही ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़ी खत्म होने लगेगी, इंडियन और ये ऑयल प्राइसेस बहुत तेजी से नीचे आएंगे और अगले 3 से 6 महीने में हमारा मानना है कि $70-80 के आसपास आ जाने चाहिए। बाकी कमोडिटीज पे भी असर पड़ेगा और हमें लगता है कुछ समय बाद बहुत तेजी से, जितनी तेजी से ऊपर गई है उतनी तेजी से नीचे आएंगी। साथ में जो कोविड की महामारी से पूरी दुनिया में इतना दहशत थी और इतना नुकसान हुआ है पूरी दुनिया में, पर अब ये अपने आखिरी स्टेज पर है
और कोविड से हम लोगों को सबको बहुत जल्दी ही निजात मिल जाएगी। और कोविड के बारे में हम लोग बात करेंगे ऐसे कि हाँ, ये ऐसा एक महामारी हुई थी जिसकी वजह से इतना नुकसान हुआ था, इतनी मौतें हुई थी। पर और छोटे छोटे वेरिएंट्स इसके कोविड के आते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि वेरिएंट्स नहीं आएंगे, लेकिन उनका कोई प्रभाव इतना ज्यादा नहीं रहेगा। वैक्सीन का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ा है कि कोविड ऑलमोस्ट कुछ समय में, अगर नहीं अभी नहीं लापता हुआ तो कुछ समय में जरूर इंडिया से एटलीस्ट लापता जरूर हो जाएगा। जो सेक्टर्स जिन्होंने पिछले 1-2 साल में कोविड की वजह से बहुत खराब परफॉर्म किया था, जैसे ट्रैवल हो गया, टूरिज्म हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, हॉस्पिटैलिटी, होटल्स वगैरह हो गए, ये ये बहुत तेजी से रिकवर करेंगे। आप देखेंगे कि एविएशन सेक्टर हो गया, ट्रैवल, बहुत तेजी से लोग बाग इसमें घूमने उमने के लिए ऑलरेडी कर रहे हैं। और इसमें आप देखेंगे इनके जो कंपनीज हैं इन सेक्टर्स में, इनके रिजल्ट्स परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आएगी। और अगला 3 से 6 महीना में भी 1 ईयर, अगला 1 साल इन कंपनीज के नाम होगा। हमारी गवर्नमेंट इस अभी तक बहुत सारे कारणों की वजह से विनिवेश के जितने टारगेट्स थे, डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स थे, उनको पूरा नहीं कर पाई है। और और असेट मोनेटाइजेशन के उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स और टारगेट्स लिए थे जिनमें अभी तक कोई खास काम नहीं हुआ है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आ, सामने अभी नतीजे नहीं आए, लेकिन पीछे पर्दे के पीछे बहुत काम हुए हैं। और इनमें शीघ्र ही गवर्नमेंट को सफलता मिलेगी। जो लॉन्ग समय तक बॉटलनेक्स हैं ये अब क्लियर होने शुरू हो गए हैं, और अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 में यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को अच्छी खासी सफलता मिल सकती है। इंडिया में भी इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ रहा है। ग्लोबल इन्फ्लेशन के साथ साथ हमारे इंडिया में भी इन्फ्लेशन, हम इससे अलग नहीं रह सकते हैं। क्रूड अपने आप में, क्रूड कच्चा तेल अपने आप में बहुत बड़ा इन्फ्लेशन का कारण हो सकता है। फूड प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा सेंट्रल बैंक है, उसको ब्याज दरें बहुत जल्दी बढ़ानी पड़ेंगी। हालांकि उन्होंने अभी तक बहुत लूज इकोनॉमिक पॉलिसी रखी है, लोअर इंटरेस्ट रेट्स रखे हुए हैं, और इसका पर इसको बहुत ज्यादा देर तक अवॉइड नहीं कर पाएंगे, और शीघ्र ही उनको इन्फ्लेशन से बचने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। लामोक्स इन्वेस्टमेंट्स में हम यहाँ पे 4 स्ट्रैटेजीज रन करते हैं। हमारी पहली स्ट्रैटेजी का नाम है सन। इस स्ट्रैटेजी के अंदर हम बहुत अच्छी क्वालिटी की कंपनीज को सिलेक्ट करते हैं। लार्ज कैप कंपनीज जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं इंडिया में, उनमें से सिलेक्ट करते हैं। इन कंपनीज में यूजली जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स हैं बहुत अच्छे हैं, इनमें ज़्यादा डेट नहीं है, और ये हाई परफॉर्मेंस कंपनीज हैं। और इनकी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। अगर हमने ये सन का पोर्टफोलियो जून से शुरू किया था, इस चार्ट के अंदर आप देखेंगे 1 महीना का बैक टेस्टिंग डेटा भी इंक्लूडेड है, और जून 2021 में शुरू किया था। और आप इसका इसका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 100 है। और अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो ऑलमोस्ट 40% का परफॉर्मेंस इस पीरियड के अंदर मिला है, कंपेयर टू निफ्टी विच इज निफ्टी 100। जो निफ्टी 100 ने 20% का रिटर्न दिया है, सन ने ऑलमोस्ट 40% डबल रिटर्न दिए हैं। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। और हमें इस पोर्टफोलियो पे लगता है कि हाई क्वालिटी कंपनीज है जिनका लॉन्ग टर्म सोचने का तरीका है, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं अच्छी कंपनीज में, जहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, उनको इस तरह के पोर्टफोलियो में निवेश करना चाहिए। हमारा दूसरा पोर्टफोलियो अर्थ। ये हर तरह का मार्केट कैप, बड़ी छोटी कंपनियां इसमें सब इंक्लूडेड हैं। इसका इसका ऑब्जेक्टिव इस पोर्टफोलियो का है कि हम इसमें ऐसी कंपनीज रखें जो अच्छा रिटर्न दे सकें। थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा रहता है सन के मुकाबले, लेकिन ऐसी कंपनीज जिनमें अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद है। इसमें हम लोग अच्छी क्वालिटी कंपनी चूज करते हैं जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं, जिनमें ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब अगर मार्केट में कुछ पॉजिटिव चीजें हो रही हैं, एक गुना हो रही है, तो इसमें उसकी वजह से मल्टीप्लायर इफेक्ट है। जिनका इसमें जो इन्होंने उधार ले रखा हो,
बहुत कम हो या नेग्लिजिबल हो, और इनका जो मैनेजमेंट हो जो बहुत स्ट्रांग हो। तो आप अर्थ की परफॉर्मेंस पे अगर आप देखें, ये भी हम लोगों ने 6 जून से स्टार्ट किया था। इसका एक महीने का बैक टेस्टिंग डेटा के साथ ये चार्ट प्रेजेंट किया है। अगर आप इसमें भी देखेंगे तो ये नोटिस करेंगे कि अर्थ का जो बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी स्मॉल कैप, उसको इसने बीट किया है। इसमें पिछले जब अभी जनवरी फरवरी के समय थोड़ा सा डाउनफॉल आया था, बट उसके बाद से इसने बहुत अच्छी रिकवरी करी है और अपने बेंचमार्क से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करी है। ऑलमोस्ट 25% के आसपास का एक साल का रिटर्न है इसका। एक साल मतलब मई से आपका मार्च तक का रिटर्न है, और काफी अच्छी परफॉर्मेंस करी है। इसे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये आपके लिए काफी अच्छा निवेश का पोर्टफोलियो हो सकता है। हमारा तीसरा पोर्टफोलियो, हम इसे मून बोलते हैं। ये सबसे हाई रिस्क हाई रिटर्न पोर्टफोलियो है। इसमें हर तरह की कंपनी है, बट लार्जली ये कंसंट्रेट करता है मिड और स्मॉल कैप कंपनीज के ऊपर, छोटी कंपनीज के ऊपर ज्यादा इसका फोकस रहता है। इस पोर्टफोलियो का मकसद है कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके, चाहे उसके लिए ज्यादा रिस्क लेना पड़े। इसमें हम लोग ऐसी कंपनी भी चूज करते हैं जो बदले हुए माहौल के हिसाब से के अनुरूप अपने आप को परफॉर्म करती हैं। उसमें उन कंपनीज को रखते हैं जो जो शॉर्ट टर्म में भी अच्छा करें और लॉन्ग टर्म में भी अच्छा करने का पोटेंशियल रखते हैं। इसके लिए हम अच्छी क्वालिटी कंपनीज चूज करते हैं। पोर्टफोलियो में बदलाव भी कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं। कुछ ऐसे जैसे कुछ कंपनीज में मर्जर्स एक्विजिशंस, बहुत सारे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इवेंट्स होते हैं, और इन सब चीजों को के हिसाब से हम इस पोर्टफोलियो में बदलाव भी करते रहते हैं। अगर आप इस मून की परफॉर्मेंस देखें, ये भी 6 जून 2021 से शुरू किया था, और इस पोर्टफोलियो ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। करीब 35-37% का रिटर्न दिया है पिछले 10-11 महीने के अंदर। इनका जो बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 100, उसको कंसिस्टेंटली बीट किया है। हालांकि हायर रिस्क के साथ, हायर वॉलेटिलिटी के साथ ऊपर भी बहुत तेजी से आता है, नीचे भी तेजी से आता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचें देखेंगे तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और ना सिर्फ निफ्टी स्मॉल कैप 100 जो उसका मेन बेंचमार्क इंडेक्स है, निफ्टी 100 को भी कंपैरेटिवली काफी अच्छा बीट किया। चौथा इंडेक्स हमारा, चौथा पोर्टफोलियो उसे हम गैलेक्सी का नाम दिया है। इसमें ऑलमोस्ट 10 सुपरस्टार कंपनीज हैं, जिनकी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं और कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छी है। ये एक लार्जली मोर पैसिव पोर्टफोलियो है। इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, पर अच्छी क्वालिटी कंपनीज की तरफ हम ध्यान रखते हैं। और इसने भी, इस पोर्टफोलियो ने भी, ये 14 जुलाई 2021 को इंसेप्शन में आया था। आप जो चार्ट देख रहे हैं उसमें वो बाकी का बैक टेस्टिंग डेटा है, और इस पीरियड में थोड़ा कम डेटा है लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लामोक्ष इन्वेस्टमेंट्स में हमारा कमिटमेंट हमारे कस्टमर्स के लिए है। हम हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि हम अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट जीत सकें, और उसके लिए हम पर्सनलाइज अटेंशन देते हैं, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी अपने कस्टमर्स के साथ रखते हैं, कोई कमीशन चार्ज नहीं करते हैं, किसी तरह का जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं प्रोडक्ट के, उनके साथ कमीशन नहीं लेते हैं। कस्टमर्स को सिर्फ एडवाइस देते हैं, एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। एडवाइस कस्टमर्स अपने आप एग्जीक्यूट करें, ताकि एडवाइजरी और एग्जीक्यूशन के बीच में डिफरेंस रखा जाए। हमारी जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम है कंपेयर टू अदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स। और जैसा कि मैंने कहा, हमारा सिर्फ एकमात्र ऑब्जेक्टिव यही है कि हम कस्टमर्स का ट्रस्ट जीत सकें। हम लॉन्ग लॉन्ग टाइम के लिए इस फील्ड में हैं, लंबे समय के लिए हैं, और हमारा ये विश्वास है कि अगर हम हमारे पास कस्टमर्स का ट्रस्ट होगा तो हम निश्चित ही अपने इन्वेस्टमेंट फील्ड में काफी आगे बढ़ सकेंगे। हम लोग वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर और जॉन टेम्पल्टन जैसे इन्वेस्टर्स की तरफ हमारा झुकाव रहता है। उनकी फिलॉसफी को हम लोग बहुत मानते हैं। इसमें इसका मतलब अर्थ ये है कि हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की तरफ हमारा झुकाव बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग लॉन्ग टर्म
के लिए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, हमारा कंपनीज का सिलेक्शन होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। जो लोग इसलिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि उनको तुरंत प्रॉफिट बन जाए, वो हमारे पोर्टफोलियोज में प्लीज निवेश ना करें। जो 3 से 5 साल का कम से कम टाइम फ्रेम लेके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए हमारे पोर्टफोलियोज आइडियल हैं। हम क्वालिटी कंपनीज चूज करते हैं, कभी कभी कंपनीज को परफॉर्म करने में टाइम लग जाता है, तो हमारा ये विश्वास है कि ये लंबे समय के लिए इक्विटी मार्केट्स होते हैं। शॉर्ट टर्म मार्केट्स में हमें नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा लोग प्रॉफिट्स बना पाते हैं, ना हमारे अंदर वो एक्सपर्टीज है कि हम शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट्स दे सकें। हमें लगता है कि वो बहुत सारा फैक्टर्स इंक्लूडिंग लक के ऊपर डिपेंड करता है। बट लॉन्ग टर्म में इक्विटी मार्केट्स में अगर आप घबराए बिना अगर आप मार्केट में रहेंगे तो आपको निश्चित तौर से प्रॉफिट अच्छा खासा मिल सकता है। जैसा मैंने बताया, मेरा नाम गौरव गोयल है। मैं 20 साल तक मैंने फाइनेंशियल मार्केट्स में काम किया है और इन्वेस्टमेंट्स के फील्ड में काफ़ी समय गुजारा है। बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस के साथ काम किया है, बाहर भी काम किया, विदेश में भी काम किया है, इंडिया में भी काम किया है। बार्कलेज, आईसीआईसीआई, आईएफएल जैसी कंपनीज के साथ मैंने काफ़ी टाइम काम किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड में मास्टर्स प्रोग्राम इन इंटरनेशनल बिजनेस मैंने किया था ईयर 2000 में। और मैं अपने आप हम लोगों ने कंपनी बना के लामोक्ष इन्वेस्टमेंट्स सेबी से रजिस्टर करा एज रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर विद सेबी, और मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लिखा है। अगर आपको कोई और किसी तरह की जानकारी चाहिए हो, आप हमारी वेबसाइट के ऊपर भी जाके आप और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आपको हमें कोई भी कुछ क्वेश्चन है, आपको कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी है, आप जीमेल, यूट्यूब पे हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं जो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ट्विटर पे हम लोग मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, आप ट्विटर पे मेरे कमेंट्स, मेरी न्यूज़, बहुत सारी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो आपको मिल जाएगी। लिंक्डइन पे भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। टेलीग्राम पे भी हम अवेलेबल हैं। ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है। अगर आपको कोई भी फीडबैक देनी हो, कोई क्वेश्चंस हो, आप हमसे बिना किसी परेशानी के या बिना किसी हिचकिचाहट के आप हमें कॉल कर सकते हैं, या आप जो भी हमने आपको मीन्स दिए हैं आप उनसे हमें लिख सकते हैं। और विल बी हम लोग बहुत खुशी होगी कि आप हमें अपना सुझाव दे सकें। थैंक यू सो मच।